बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and the most merciful. This is week number 12, video number 4. This is class 6 and the subject is mathematics. So let's start. Today we have started with the chapter number 15. Chapter number 15 is statistical data handling. In this chapter we are starting with the exercise 15a, basic level question. Question number 1, the pictogram illustrate the number of buses registered with the registry of vehicles each year from 2008 to 2012. आपके पास यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में एक पिक्टोग्राम गिवन है जिसमें बताया हुआ है नंबर ऑफ बसेस, कितनी नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर हुई हैं रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल में, कब 2008 से लेके 2012 तक, 2008 टू 2012. आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सरसाइज 15A है, चैप्टर नंबर 15, पेज नंबर 373. एक्सरसाइज 15A, पेज नंबर है 373. ठीक है, पेज नंबर 373 पे आप देख सकते हैं एक पिक्टोग्राम जिसमें डेटा प्रोवाइड है 2008 टू 2012 और आपके पास एक नोट गिवन किया गया है कि ईच बस रिप्रेजेंट 40,000 बसेस और वहाँ पर आपके पास एक बस की डायग्राम बनी हुई है. तो बताया जा रहा है कि जो बस है, ईच बस, जितनी भी बसेस हैं वो 40,000 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. पार्ट 1 में है इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड, एस्टिमेट द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड इन दैट ईयर्स. ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि आपने ये बताना है कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा बसेस रजिस्टर हुई हैं और आपने ये भी बताना है कि कितनी बसेस रजिस्टर हुई हैं. यहाँ पर बसेस की जो डायग्राम बनी हुई है उससे आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये टोटल कितनी बसेस उस ईयर में रजिस्टर हुई हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास नोट में ये कहा गया है कि हर बस 40,000 बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा पार्ट 1. देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1. ठीक है, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बस the greatest number of buses registered was in, तब हुई हैं सबसे ज़्यादा बसेस रजिस्टर. इसको आप डायग्राम में देखेंगे. अब देखिए सबसे ज़्यादा बसेस कहाँ पर आपके पास बनी हुई हैं. तो 2012 में सबसे ज़्यादा बसेस आपके पास बनी हुई हैं. कितनी बसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 6 के बाद जो बस है वो है हाफ. तो इट मीन्स आपके पास 6.5 बसेस हैं. तो आप क्या बोलेंगे कौन से ईयर में है? वॉज इन 2012. 2012 में सबसे ज़्यादा बसेस रजिस्टर हुई हैं. अब आपने ये मालूम करना है कि कितनी हुई हैं. तो क्या लिखेंगे आप? नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड ठीक है, अब इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? इन 2012
इज इक्वल टू कितनी बसेस हैं 2012 में 6.5, तो आपने लिखा 6.5 और हर बस कितने बसेस को रिप्रेजेंट कर रही है 40,000 को, तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 40,000, आपने जितनी बसेस के नंबर है उसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आपका आंसर आ जाएगा 260,000। ठीक है, तो टोटल 2012 में इतनी बसेस जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2008 टू 2012। 2008 से लेकर 2012 तक कितनी बसेस रजिस्टर हुई हैं वो आपने मालूम करनी है। अब सबसे पहले तो आप काउंट कर लें कि 2008 से लेकर 2012 तक हैं कितनी बसेस। जब आप इसको काउंट करेंगे तो टोटल बसेस जो हैं वो 24 बन रही हैं। अच्छा, आपने इसमें इंक्लूड करना है जो हाफ बसेस हैं उनको भी। अब फर्स्ट 2008 में आपके पास एक हाफ बस है और 2012 में भी हाफ बस है, 2011 में हाफ बस है और 2012 में भी हाफ बस है, तो यानी आपके पास 4 हाफ बसेस हो गई। अब 0.5 को यानी जो हाफ बस है ना, तो इट मीन 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है। आप 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने टोटल बसेस को काउंट करके 2 को भी इंक्लूड करना है, ऐसे आपके पास 24 बसेस बनेंगी। टोटल नंबर ऑफ बसेस फ्रॉम कब से लेकर 2008 से लेकर 2012 तक कितनी है, कितनी है 24 है। अब आपने 24 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ईच बस रिप्रेजेंट कर रही है 40,000 को, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 40,000। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 40,000 इज इक्वल टू 960,000, यानी आपके पास टोटल इतनी बसेस आ गई जो रजिस्टर हुई हैं 2008 से लेकर 2012 तक। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है इन 2012 द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच बस वॉज $1,000। 2008 में जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है बसेस की वो कितनी है, $1,000 है। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल कलेक्टेड इन दैट ईयर। अब आपने ये बताना है कि कितना अमाउंट रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल ने कलेक्ट किया होगा उस ईयर में, यानी कि 2008 में कितना अमाउंट उन्होंने कलेक्ट किया होगा। अब देख लें 2012 में कितनी बसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 4.5 बसेस हैं और हर बस को कितना अमाउंट लिया उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी का, $1,000। तो अब आप इसको किस तरह से फाइंड करेंगे, पार्ट 3 टोटल अमाउंट आपने मालूम करना है जो रजिस्ट्री ऑफ व्हीकल ने कलेक्ट किया होगा 2010 में। टोटल अमाउंट आप किस तरह से फाइंड करेंगे, बसेस टोटल कितनी है 2008 में, 2010 में 4.5 और हर बस रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 40,000 को, तो आपने 4.5 को मल्टीप्लाई करवा दिया 40,000 से। और इन्होंने क्या बोला है इसमें कि हर बस जो है वो कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रही है, हर बस से कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी ली जा रही है, वो है $1,000। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे $1,000 से। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने मल्टीप्लाई करवानी है, आपके पास टोटल आंसर डॉलर में ही आएगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू डॉलर में गिवन है। टोटल आंसर आपका आ जाएगा 180,000,000,000। ठीक है, टोटल उन्होंने इतना अमाउंट कलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ 2010 में जितनी बसेस हैं उनसे। अब पार्ट 4 देख लीजिए। एस्टिमेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बसेस रजिस्टर्ड फ्रॉम 2011 टू 2012। अब आपने परसेंटेज निकालनी है कि कितनी परसेंटेज बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, कब, जब 2011 से लेकर 2012 तक बसेस जो रजिस्टर हुई हैं कितनी उसमें परसेंटेज इंक्रीज हुई है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ हमने 2011 और 12 की निकालनी है। पार्ट 4 है आपका परसेंटेज इंक्रीजेस
ठीक है, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। अब देख लेते हैं 2011 में आपके पास टोटल कितनी बसेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 5.5। तो आपके पास कितनी बसेस हैं, 5.5। 1 डिवाइडेड बाय 5.5 जो आपके पास बसेस है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100% से, क्योंकि आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5.5 आंसर आपका आ जाएगा टोटल 18.18%। तो यानी इतनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है 2011 से लेकर 2012 तक नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बसेस की। अच्छा, हमने एक्सरसाइज 15A का जो अब सेकंड क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास पेज नंबर 374 पे, पेज नंबर 374। ठीक है, अब देखें, द बार ग्राफ इलस्ट्रेट द रिजल्ट्स ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड ऑन शॉप्स इन अ हाउसिंग एस्टेट। जो बार ग्राफ आपके पास गिवन है वो क्या रिजल्ट दे रहा है कि एक सर्वे हुआ है, कहाँ पर, शॉप्स का सर्वे हुआ है किसी हाउसिंग एस्टेट में, और उसका जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड किया गया है एक बार ग्राफ की सूरत में। बार ग्राफ देख लें यहाँ पर, ठीक है, क्या डेटा है आपके पास, 1 to 5 एक्स एक्सिस पे इंडिकेट किया गया है, वाई एक्सिस पे कितना है आपके पास, 0 to 6। ठीक है, अब क्या क्या है आपके पास, फर्स्ट वाला जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 4 तक, सेकंड वाला बार 6 तक, थर्ड वाला 5, फोर्थ इज 3, 5 इज 2। ठीक है, आपके पास ये बार है, एक्स एक्सिस पे आपके पास दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं हर शॉप में, यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स बताए हुए, तो यानी मैक्सिमम 5 वर्कर्स तक है यहाँ पर, किसी भी शॉप में 5 वर्कर्स मैक्सिमम है। और वाई एक्सिस में क्या बताया जा रहा है, नंबर ऑफ शॉप्स, कि कितनी शॉप्स हैं और उनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, वो आपके पास बार ग्राफ की सूरत में बताया जा रहा है। पार्ट ए देखिए, पार्ट 1, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग एस्टेट। अब आपने पार्ट 1 में क्या मालूम करना है कि टोटल कितने नंबर्स जो हैं वो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं इन शॉप्स में, टोटल बताना है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग एस्टेट। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम फाइंड करेंगे, आपने क्या लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द हाउसिंग एस्टेट किस तरह से फाइंड किया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, फर्स्ट बार में अगर आप देखें तो 4 शॉप्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, 4 शॉप्स के अंदर 1 एम्प्लॉय है, तो आपने क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1 से, फिर आप ऐड करवाएंगे सेकंड बार का। अब देखें सेकंड बार में क्या है आपके पास, रिप्रेजेंट किया जा रहा है 6 तक, तो यानी 6 शॉप्स हैं जिसमें 2 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, 6 शॉप्स हैं 2 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, जिसमें टोटल निकालना है इसलिए हम तमाम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए थर्ड बार जो है आपके पास 5 है, 5 शॉप्स में 3 वर्कर वर्क कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये है 3 शॉप्स में आपके पास 4 वर्कर्स वर्क करेंगे, शॉप्स हैं 3 शॉप्स 4 वर्कर, 3 शॉप्स हैं 4 वर्कर्स हैं, प्लस लास्ट वाला देख लें, लास्ट वाला आपके पास है 2 शॉप्स जिसमें 5 वर्कर वर्क कर रहे हैं, 2 ऐसी शॉप्स हैं जिसमें 5 लोग काम कर रहे हैं, 5 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 1 ज़ा 4 प्लस 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस
5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, हमने पहले मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने पहले ऐड क्यों नहीं किया? इसका आंसर क्या है, हमने यहाँ पर बोर्ड मास रूल अप्लाई किया है। बोर्ड मास रूल में सबसे ज़्यादा प्रीफिकेशन किसकी होती है, मल्टीप्लिकेशन की, BODMAS। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो आप पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, बाद में आप एडिशन परफॉर्म करेंगे। टोटल आंसर आपका आ जाएगा 53, यानी कि जितनी भी शॉप्स हैं यहाँ पर उस हाउसिंग सोसाइटी में, उसमें टोटल 53 वर्कर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। पार्ट 2 देख लीजिए, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शॉप्स इन द हाउसिंग स्टेट। आपने क्या करना है, वो वाली शॉप्स बतानी है कि कितनी शॉप्स हैं जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और साथ में आपने परसेंटेज भी निकालनी है टोटल के साथ। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम पहले निकालेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शॉप्स कितनी है, ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज भी निकालनी है, इसके लिए हमें टोटल चाहिए होगा। तो पहले टोटल नंबर ऑफ शॉप्स मालूम कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ शॉप्स आपके पास क्या है, ये वाली जो वाई एक्सिस पर है, यानी ये 4 शॉप है। बार 1 क्या बता रहा है, 4 शॉप्स है, बार 2 बता रहा है 6 शॉप्स हैं। तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ शॉप्स निकालनी है। अभी पार्ट 2 है। टोटल नंबर ऑफ शॉप्स के लिए आपने क्या करना है, इज इक्वल टू, फर्स्ट बार क्या है, 4 शॉप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 प्लस सेकेंड बार 6 शॉप्स, 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, यानी जो आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रही है ना कितनी कितनी शॉप्स हैं, आपने उन सबको ऐड कर लिया, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 20, यानी आपके पास टोटल 20 शॉप्स हैं। अब आपने कौन सी शॉप्स निकालनी है, जो जिन्होंने हायर किया हुआ है 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को। अब ये वाला जो एक्स एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को। अब देखें यहाँ 3 और 3 से ज़्यादा कौन कौन से, 3 है, 1 2 4 है और 5 है, यानी ये 3 जो ऐसी शॉप्स हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं। टोटल याद रखिएगा, टोटल 20 है आपका, 20 शॉप्स हैं। ठीक है, अब क्या किया आपने, आपने लिख लिया नंबर ऑफ शॉप्स हायरिंग 3 और मोर वर्कर्स। कौन कौन सी शॉप्स हैं वो, 5, 4 वाली और 3 वाली, ऐड करवा दिया। अच्छा, कौन कौन सी शॉप्स हैं जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये वाली 3 शॉप्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये कौन कौन सी शॉप है, 5 शॉप है, ठीक है, और 3 शॉप है और 2 शॉप है, ऐड करवा देंगे इसको, 5 3 और 2, 5 3 और 2 ऐसी शॉप्स हैं जिन्होंने हायर किया हुआ 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को। टोटल आपके पास आ जाएगा 10। अब आपने परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो आपके पास गिवन वैल्यू है यानी कि 10, परसेंटेज के लिए गिवन वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी थी 20, मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज। सही है, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%, यानी 50% ऐसी शॉप्स हैं जिन्होंने 3 या 3 से ज़्यादा लोगों को हायर किया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास पार्ट 3, सजेस्ट वाई सम शॉप्स एम्प्लॉय मोर वर्कर देन अदर्स। क्यों जो है वो कुछ शॉप्स हायर करती हैं ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा वर्कर्स को, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को। इसका आंसर है, ये एक तरह का थ्योरी का क्वेश्चन है। सम शॉप्स हैव मोर कस्टमर एज दे आर लोकेटेड एट प्लेसेस वेयर हायर ह्यूमन ट्रैफिक, यानी कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो ऐसी जगहों पर बनी हुई होती हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, यानी कस्टमर्स जहाँ ज़्यादा आएंगे तो उन शॉप्स को क्या करना होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स रखने पड़ेंगे उन कस्टमर्स को जो है वो इंटरटेन करने के लिए। इस वजह से वो ज़्यादा वर्कर्स को हायर करते हैं, थस दे नीड टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स। ठीक है, कुछ शॉप्स ऐसी जगहों पर बनी हुई होती हैं जहाँ हायर ट्रैफिक होता है, ह्यूमन ट्रैफिक होता है हायर, वहाँ पर उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर शॉप्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 15A कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास
एक्सरसाइज 15B क्वेश्चन नंबर 1. The table shows the number of students who travel to school by bus, by car, by bicycle and on foot respectively. ठीक है, आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं जो स्कूल जाते हैं किस किस ज़रिए से, बस से, कार से, बाईसाइकिल से और बाय वॉक. यानी आपके पास 4 जो हैं वो बताए गए हैं तरीके जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी टेबल में गिवन है. ठीक है, मोड है आपके पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. बस के लिए 768, कार के लिए 256, बाईसाइकिल 64 और फुट के लिए 192. अब आपने क्या करना है, पाई चार्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है और बताना है कि कितना एंगल ऑफ सेक्टर बन रहा है तमाम जो हैं आपके पास मोड्स हैं उनका. एक्सरसाइज 15B है क्वेश्चन नंबर 1 और आपके पास पेज नंबर क्या है इसका 384. अब देख लीजिए आप किस तरह से इसको फाइंड करेंगे. यहाँ पर आपने बता दिया मोड्स कितने हैं आपके पास, बस है, कार है, बाईसाइकिल है और लास्ट वन इज बाय वॉक. ठीक है, ये आपके पास मोड्स हैं. अब इसमें कितने कितने स्टूडेंट्स बताए गए हैं. बस के लिए हैं 768, कार के लिए कितने हैं 256, बाईसाइकिल के लिए कितने हैं 64 और बाय वॉक कितने हैं 192. एंगल्स आप किस तरह से निकालेंगे, आपके पास जो गिवन वैल्यू है उसको आपने टोटल वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है परसेंटेज निकालने के लिए. अब टोटल वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, जितनी भी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास यहाँ आ जाएगा. टोटल कितना निकलेगा इसका आपके पास 1280. यानी इस सबको ऐड करके आपका टोटल इतना आया. अब आपने बस के लिए परसेंटेज निकालनी है, एंगल निकालना है, तो आपने क्या किया गिवन वैल्यू. अब गिवन वैल्यू यहाँ पर क्या है 768, इसको आपने डिवाइड कर दिया 1280 यानी टोटल से 1280 और मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 360 डिग्री से. 360 हमने क्यों लिया है, क्योंकि पाई चार्ट आपके पास एक सर्किल फॉर्म में होती है और सर्किल का जो एंगल होता है आपके पास वो 360 डिग्री होता है. हाफ आपके पास 120 होता है, यानी अगर मैं हाफ बनाऊं तो ये आपके पास कितना होता है 120 और ये कंप्लीट हो जाए तो कितना एंगल बन जाता है 360 डिग्री. तो इसलिए आपने इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा दिया. सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 216 डिग्री. इसी तरह नेक्स्ट को मालूम कर लेते हैं. गिवन वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास 256 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 72 डिग्री. 64 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री. लास्ट वन इज 192 डिवाइडेड बाय 1280 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 54. क्या आंसर आ गया आपका लास्ट 54. यानी ये एंगल्स आपके पास बन रहे हैं पाई चार्ट के लिए. यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके पास इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 7 इज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स. एक फैक्ट्री है जिसने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं A, B एंड C यानी 3 प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं और उन प्रोडक्ट्स को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है A, B और C से इन द रेशो. और रेशो आपके पास गिवन है 1:X:5. व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज इलस्ट्रेटेड ऑन अ पाई चार्ट. अगर इस इंफॉर्मेशन को आप पाई चार्ट पे मेजर करें द एंगल ऑफ दिस सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ C प्रोड्यूसेस इज 120 डिग्री. अगर आपने इस इंफॉर्मेशन
को पाई चार्ट पे ड्रॉ किया तो आपके पास जो प्रोडक्ट सी है उसका एंगल 120 डिग्री बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपने एक्स की वैल्यू को मालूम करना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें प्रोडक्ट सी का जो है वो बताया गया है जिसका एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें क्या दिया गया है, प्रोडक्ट सी का एंगल दिया गया है ना खाली, तो आपके पास रेशो क्या गिवन है 1:x/5 और प्रोडक्ट्स क्या क्या है ए बी और सी। तो यानी कि ये जो 1 है ये किस प्रोडक्ट के लिए होगा, ये ए प्रोडक्ट के लिए होगा, इसी तरह x बी प्रोडक्ट के लिए होगा और c जो है वो 5c प्रोडक्ट के लिए होगा। अब यहाँ आपको सी प्रोडक्ट की बात की गई है, सी प्रोडक्ट की वैल्यू को गिवन किया गया है। आपने क्या किया 5 डिवाइडेड बाय जो प्रोडक्ट आपको गिवन है उसको डिवाइड कर दिया टोटल से, यानी टोटल आपके पास रेशो क्या है 1:x/5। ठीक है, हमने सब वैल्यू में से 5 को क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो है डेटा जो हमें गिवन है वो 5 के लिए गिवन है और यहाँ आपने एक तरह से परसेंटेज वाला काम कर लिया। परसेंटेज आप कैसे लेते हैं, जो आपके पास गिवन वैल्यू होती है, यानी गिवन वैल्यू हमें सी प्रोडक्ट की दी गई है तो इसलिए हमने 5 ले लिया, गिवन वैल्यू को टोटल वैल्यू से डिवाइड करवा दिया और फिर मल्टीप्लाई करवा दिया टोटल से। बात पाई चार्ट की हो रही है तो पाई चार्ट का एंगल कितना है 360 डिग्री, इसलिए आपने 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करवा दिया, इज इक्वल टू प्रोडक्ट सी का एंगल कितना गिवन है 120 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, अब आपने यहाँ रेशो नहीं लगाना, आप यहाँ पर प्लस की साइन लगाएंगे। 5 डिवाइडेड बाय नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर 5 है और 1 है, दोनों आपके पास एक कांस्टेंट नंबर्स है, कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए। 5 + 1 इज 6x एज इट इज रहा, x + 6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। सही है। अब आपने क्या किया 360। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि 360 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप क्या करें, इसको दूसरे साइड पर लेकर चले जाएं, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिग्रीज वाली जो वैल्यूज हैं इनको एक जगह पर आप ले आइए। 5 डिवाइडेड बाय x + 6 इज इक्वल टू 120 आपके पास ऊपर ही रहेगा, यानी न्यूमिनेटर में रहेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है, एंड में दोनों के इवन नंबर्स हैं, जीरोस है, कैंसिल होके आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। ये वाली चीज़ आपकी एज इट इज रही 1 डिवाइडेड बाय 3। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू आपने किसकी मालूम करनी है x की, तो आपने इस तरह का कुछ करना है कि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। अब देखें इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ एक काम हो सकता है, दोनों वैल्यूज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की है, बीच में आपके पास इज इक्वल की साइन है, तो आपने क्या करना होता है ऐसी सिचुएशन में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी होती है। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे, अगर बीच में प्लस या माइनस होता तो एलसीएम लिया जाता, अभी यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे। 3 जो है वो 5 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x + 6, x + 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज x + 6, 5 3 = 15 इज इक्वल टू x + 6। वैल्यू किसकी मालूम करनी है x की, x को सेपरेट करेंगे, 6 इसके साथ आया हुआ है, यहाँ प्लस के फॉर्म में है, नेक्स्ट साइड पर जाकर यानी इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर साइन अपोजिट हो जाएगी, तो प्लस के अपोजिट माइनस साइन हो जाएगी। 15 - 6 इज इक्वल टू x। अब x आपका यहाँ पर सेपरेट हो गया, 15 में से 6 माइनस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 9। 9 इज इक्वल टू 6, या फिर आप ऐसे लिख लें इसको कि x इज इक्वल टू 9, तो आपकी x की वैल्यू कितनी है 9 है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 15B भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 6 है, ग्राफ से रिलेटेड आपका ये चैप्टर है, जिसकी एक्सरसाइज हम 6A जो है वो सॉल्व करेंगे। आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये एक, चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6A, पेज नंबर है 144। ठीक है, इसका हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोन इन द फिगर। आपने क्या करना है,
जो आपके पास यहाँ एक ग्राफ दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं। ग्राफ किस तरह का है आपका, आप इसको देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ड्रॉ भी कर देती हूँ। अच्छा, ये वाला एक्सिस आपका कौन सा होता है, वाई एक्सिस, ये एक्सिस आपका है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की वैल्यूज क्या क्या हैं, 1 2 3 4। अच्छा, एक चीज़ आपने और नोट करनी है, ये वाला जो आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ तक इसके जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और इस साइड पर वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव होती हैं, यानी यहाँ पर आपका ये माइनस एक्स है। इसी तरह ये वाली जो आपकी साइड है, यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, नीचे वाली साइड पर वाई की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास नेगेटिव में क्या क्या हैं वैल्यूज़, -1 -2 -3। और ये जो आपके पास जहाँ पर दोनों लाइन आकर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं, ये आपका ओरिजिन कहलाता है और यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी ये एक ऐसा ओरिजिन, एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0 होती हैं। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0,0। ठीक है, एक्स जो है ये एक तरह का ऑर्डर पेयर है, एक्स वाली जो आपके पास साइड है उसकी वैल्यू भी क्या है, एक्स है, और इसी तरह वाई वाली साइड की भी वैल्यू, एक्स वाली साइड की वैल्यू भी 0 है, वाई वाली साइड की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिन कहलाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 1 to 4, और इसी तरह यहाँ पर भी अच्छा, अब देख लें क्या क्या आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट को देखेंगे। ए पॉइंट आपके पास है -4 और -3 पर। अच्छा, अब देखें -4 कहाँ पर है, पहला पॉइंट है आपके पास ए, सही है। पहला पॉइंट क्या है, ए, जो है आपके पास -3 और -4 पर। अब देखें आप, ये वाला जो -3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x को, और -4 किसको कर रहा होगा, y को। अब -3 कहाँ पर है, x एक्सिस में। यहाँ अगर हम इस साइड पे देखें तो ये आपके पास 3 है तो पर ये प्लस का है। अब यहाँ देखिए ये आपके पास 3 है, माइनस का है, तो यानी यहाँ आपके पास वैल्यू होगी। अभी हमने सिर्फ x एक्सिस को देखा। अब y एक्सिस पे क्या है, -4। यहाँ पर देखें ऊपर तो आपके पास प्लस में वैल्यूज होती है, नीचे आएगा -4। तो आपने -3 यानी ये वाली x एक्सिस पर यहाँ वैल्यू है और y एक्सिस पर यहाँ वैल्यू है। तो अब आप देखेंगे दोनों पॉइंट्स कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर हम इस तरह से देखें, यू पॉइंट बन रहा है इसका और इसका इस तरह से बन रहा है, तो कहाँ पर आकर ये मिल रहे हैं, दोनों पॉइंट्स इस जगह पर आकर मिल रहे हैं। तो यानी ये वैल्यू आपके पास जो -3 -4 है वो यहाँ पर मौजूद होगी, वो वैल्यू, सही है। ए यहाँ पर आ जाएगा आपका। अच्छा, बी पॉइंट देख लेते हैं। बी पॉइंट कहाँ, क्या क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस में बी पॉइंट -2 और वाई एक्सिस में 4, सही है। अब देखें एक्स एक्सिस में कहाँ पर है, -2 पर है और वाई एक्सिस में 4 पर है। एक्स एक्सिस का -2 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस का -2 यहाँ पर है और वाई एक्सिस का 4 कहाँ पर है, प्लस का 4 पॉइंट, एक मिनट, -2 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कितना है, 4 है। तो एक्स एक्सिस पे आपका -2 यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये वाला आपका वाई एक्सिस है, यहाँ आ रहा है आपका एक्स एक्सिस -2 और वाई एक्सिस कितना है, 4 है प्लस का। तो यानी आपका पॉइंट जो है वो इधर आ रहा होगा, जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों पॉइंट वो यहाँ पर हो रहे हैं, तो यानी पॉइंट भी आपका इस साइड पर आ रहा होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब देख लीजिए आपके पास आंसर भी यही था। डायग्राम में आपके पास जो है वो ग्राफ में पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं और पूछा गया है कि आपने कोऑर्डिनेट्स इसके फाइंड करने, तो आप कोऑर्डिनेट्स इसके इसी तरह से निकाल सकते हैं। बस वैल्यूज़ देख लीजिए कहाँ पर कौन सी वैल्यू है आपकी और उसको आप ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए, यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट देख लें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन है? 4x प्लस 5, और आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है कब? जब x आपके पास 3 हो। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 और x कितना गिवन है? when x इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे? आप इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इक्वेशन में y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 4 भी सेम रहा, पर x की जगह पर आप x की वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है? 3, तो आपने 3 यहाँ पर पुट कर दिया प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए, 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 y इज इक्वल टू 12 प्लस 5 आपके पास कितना होता है? 17। तो टोटल आंसर आपका कितना आ गया? 17। जब आपके पास x 3 होगा और इक्वेशन ये गिवन होगी तो आपका y कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना था। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6b क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, लेकिन हमें 4 यहाँ पर पूरे नहीं करने। कंटेंट में भी आपके सिर्फ 2 पार्ट्स गिवन थे, तो हम इसके 2 पार्ट्स जो हैं वो सिर्फ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ग्राफ पेपर है जिसकी आपको यहाँ रिप्रेजेंटेशन दी गई है और इक्वेशंस दी गई हैं। क्या क्या? y इज इक्वल टू 2x प्लस x, पार्ट 1 की इक्वेशन। पार्ट 2 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। 2 इक्वेशंस हैं और क्या कहा जा रहा है? इसको ग्राफ में ड्रॉ करना है आपने। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी है व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन। और आपने जो लाइंस ड्रॉ की हैं पार्ट ए में, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी आपने बताना है। क्या चीज़ आपने नोट की है उन लाइंस को देखकर, वो आपने बतानी है। अब देखें क्या करेंगे हम। वैल्यूज आपको क्या दी गई हैं? x की 0 to 4। x की वैल्यू कितनी है? 0 to 4 है। आपने इसको इक्वेशन में पुट करना है वैल्यूज को। x की वैल्यू कितनी है? 0 है। इवन नंबर्स की वैल्यूज हैं, 0 है, 2 है और 4 है। सही है। अब देखें फर्स्ट इक्वेशन जो है आपके पास, मैं यहाँ पूरी इक्वेशन नहीं लिख रही। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशंस पे हम वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप 0 पुट कर दें x की जगह पर तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 8। 2 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 12। 4 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह अगर आप सेकंड इक्वेशन में 0 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 पुट करेंगे आंसर आएगा 6 और 4 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 12। इसको इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करना अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ही देखा है, इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 8। सही है। बस यहाँ x की जगह पर आपने 0 पुट कर दिया और आंसर को फाइंड करके टेबल में लिख लिया। 2x की जगह आ गया 0 प्लस 8 एज इट इज रहा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर आ गया 0 प्लस 8। टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इसलिए आपका आंसर कितना आ गया? 8। इस तरह से आपने फाइंड करने हैं अपने आंसर्स, टेबल में ड्रॉ करने हैं। फिर आपने क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्या आपने नोटिस किया है, वो भी आपने बताना है। इसका ग्राफ हम किस तरह से करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास ग्राफ पेपर है जिसमें आप किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है। अब आपने जो अपने पॉइंट्स निकाले उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो है वो 16 है। और कहाँ पर है आपकी 16 वैल्यू? वाई एक्सिस पे। तो अब आपने क्या करना है? वाई एक्सिस पे 16 तक वैल्यूज़ जो हैं वो मेजर करनी है। एक्स एक्सिस पे कहाँ तक वैल्यूज़ हैं आपकी? 0 से लेकर 4 तक दी गई थी, तो आपने 0 से लेकर 4 तक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ग्राफ्स आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लाइंस जो है वो लेते हैं, क्या देखकर? मैक्सिमम वैल्यूज़ को देखकर आप लेते हैं। अब आप इक्वेशंस को देखिए अपनी, देखें यहाँ पर ये आपके पास जो इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ कब जहाँ पर 0 है आपके पास वहाँ कितनी वैल्यू आ रही है? y की। x जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 8 आ रही है।
वही आपने क्या करना है, x जहाँ पर 0 है, y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो पॉइंट कहाँ लगा दिया आपने, यहाँ 8 पर, 0 से 8। अब नेक्स्ट वैल्यू आप देखिए, नेक्स्ट वैल्यू अगर x की 2 हो तो y आ रहा है 12। अगर आपके पास x2 हो, x2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो y कितना आ रहा है 12 आ रहा है, तो आपने पॉइंट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अभी आपने सबसे पहले लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, सबसे पहले आप पॉइंट लगाएंगे, एंड में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आपने पॉइंट लगा दिया। अब थर्ड पॉइंट देखिए, जब x4 हो y16 है, x4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y16 यहाँ पर है, तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड इक्वेशन की हम बात करें। सेकंड इक्वेशन में x0 हो तो y2 है, x0 यहाँ पर है, ठीक है, ये किसी जगह है जहाँ y और x 0 होते हैं, x0 और y कहाँ है 2 है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर इसको मार्क कर लिया। x2 हो तो y6 होगा, x2 यहाँ पर, y6 यहाँ पर आ गया, यहाँ आपने पॉइंट मेजर कर लिया। अब नेक्स्ट और लास्ट है आपके पास, जब x4 होगा तो y10 होगा, x4 यहाँ पर और y कितना है 10 है, तो y10 यहाँ पर आ गया। आप इसको इजीली ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसको स्केल से जो है ना वो स्केल से मार्क करके भी देख लें, ठीक है। मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आप इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपके पास बन गए। आपने क्या किया, ये 3 पॉइंट्स को अगर देखा आपने तो ये एक साथ जो है मिलके एक लाइन बना रहे हैं। आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह नेक्स्ट में भी आपके पास यहाँ एक लाइन बन रही है, आपने यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दिया। अब आपने इस ग्राफ को देखकर क्या पहचाना, जो आपसे पार्ट बी में पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस। आपने क्या नोटिस किया इस लाइन के बारे में, दे आर पैरेलल लाइंस, ये लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ये आपके पास पैरेलल फॉर्म होती है, तो ये लाइंस आपकी पैरेलल रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर आपका जो है वो एक्सरसाइज 6B भी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं असेसमेंट हमारा क्या है आज की वीडियो से रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा असेसमेंट नंबर 4 है। असेसमेंट की आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। असेसमेंट के थ्रू ही आप अपने पेपर जो हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले हम असेसमेंट में एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1 है आपके पास, अ डैश इज अ रिलेशनशिप between two variables कौन कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। वो क्या चीज होती है जो रिलेशनशिप बता रही होती है 2 वेरिएबल्स के दरमियान, x और y। ऑप्शंस अगर आपके पास हो इक्वेशन, तो इक्वेशन आपके पास क्या होगा, राइट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन आपके पास कोई रिलेशन नहीं बता रही होती। पार्ट बी में अगर पूछा जाए रेशो, तो रेशो भी रॉन्ग है आपके पास। और लास्ट ऑप्शन अगर आपके पास हो फंक्शन, तो फंक्शन आपका राइट आंसर होगा। फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बता रहा होता है 2 वेरिएबल्स के दरमियान। 2 है एमसीक्यू नंबर 2, अ डैश चार्ट is constructed by dividing a circle into different sector। वो कौन सी आपके पास चार्ट है जो क्या बता रही होती है, आपके पास जो है वो इस तरह से बनती है, कंस्ट्रक्ट होती है, जिसमें एक सर्किल डिवाइड हो रहा होता है डिफरेंट सेक्टर से। ऑप्शंस आपके पास हों अगर, पिक्टोग्राम,
हिस्टोग्राम बार या फिर लास्ट में आपके पास हो पाई। ठीक है, तो कौन सी चार्ट होती है आपके पास? पाई चार्ट होती है, जो एक सर्किल की फॉर्म में बनी हुई होती है और उसमें डिवाइड हो रहे होते हैं डिफरेंट सेक्टर। पिक्टोग्राम नहीं हो सकता, पिक्टोग्राम आपके पास एक पिक्चर वाली डायग्राम होती है। पार्ट 3 है आपके पास, अ डैश इज अ क्लोज सॉलिड। that has two पैरेलल बेसिस। ठीक है, तो वो कौन सा आपके पास एक सॉलिड होता है, एक क्लोज सॉलिड होता है जिसकी दो पैरेलल जो हैं वो बेसिस होती हैं। कौन सा सॉलिड आपके पास हो सकता है? ऑप्शंस अगर आपके पास हो, सिलेंडर, और आपके पास क्या ऑप्शन हो? पाइप, या फिर कंटेनर। राइट ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सिलेंडर। सिलेंडर एक इस तरह की डायग्राम होती है जो एक क्लोज सॉलिड फॉर्म में होती है और जिसकी पैरेलल बेसिस भी होती हैं। चैप्टर नंबर 13 में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका 4 इन दिस ऑर्डर पेयर। कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं आपके पास? 4, 6 एंड नेक्स्ट है 3, 3। द एक्स कोऑर्डिनेट आर अच्छा, ये ऑर्डर पेयर अगर आपको गिवन हो और पूछा जाए कि एक्स एक्सिस जो है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में एक्स एक्सिस कौन सा होगा, तो अब आप देखिए ये ऑर्डर पेयर है, सही है, और पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस होता है, तो इसलिए यहाँ के जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 4 है। हमें यहाँ पर y को नहीं देखना क्योंकि सिर्फ और सिर्फ x का पूछा जा रहा है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्डर पेयर का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों आपके पास x कोऑर्डिनेट्स हैं। वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं और ऑप्शंस आपको इस तरह से अगर प्रोवाइड किए जाएं 4, 3, 3, 4, 6, 3 या फिर 4, 3, 6, सही है। इस तरह के अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएं तो राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? 4, 3, सही है, ये वाला आपके पास राइट ऑप्शन होगा जिसमें एक्स एक्सिस को बताया जा रहा है इन ऑर्डर पेयर में। नेक्स्ट देख लीजिए 5 है, अ कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ डैश एक्सिस। अगर आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो कितने एक्सिस पर कंसिस्ट कर रहा होता है? कार्टेशियन प्लेन से मुराद जो अभी हम ग्राफ में पढ़ के आ चुके हैं, ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं आपके? 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यही एक्सिस आपके कार्टेशियन प्लेन भी कहलाते हैं। ठीक है, तो कितने एक्सिस पे कंसिस्ट कर रहे हैं? ये 2 एक्सिस पे कंसिस्ट कर रहे हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपके पास? 2। और आप क्या कर लेंगे, इसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं 1, 2, 3, तो राइट ऑप्शन आपके पास 2 होगा। याद रखिएगा कार्टेशियन प्लेन वही है जो ग्राफ्स के एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। लास्ट है आपके पास 2 मीटर स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक कन्वर्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2 मीटर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? क्या होगा आपके पास आंसर? 20,000, पार्ट ए में 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20,000
मीटर स्क्वायर या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको आप अगर कन्वर्ट नहीं भी कर पा रहे, आप किस तरह से इसको देख सकते हैं, आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में, तो राइट ऑप्शन किस में ही आ रहा होगा, जो यूनिट आ रही होगी सेंटीमीटर में, तो यानी यही ऑप्शन आपका होगा अगर आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे मैं आपको इसकी कन्वर्जन सिखा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, जो आपके पास वीडियो नंबर 3 थी। मीटर इसका हो नहीं सकता और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा इसका। क्वेश्चंस आपके पास कौन कौन से हैं जो आज हमने वीडियो में क्वेश्चंस किए हैं, वही क्वेश्चंस जो हैं आपके आज की असेसमेंट से रिलेटेड हैं। पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न किस तरह से होगा, सेक्शन ए है आपका, सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, जिसमें कितने एमसीक्यूज हैं, टोटल 30 एमसीक्यूज हैं, और हर एमसीक्यू आपका 1 नंबर का है, तो इसलिए आपके यहाँ कितने मार्क्स आ जाएंगे, 30 मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेक्शन आपका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। इस तरह के इसके 4 सब पार्ट हैं, जिसमें आपको चॉइस प्रोवाइड की गई है। चॉइस में आप क्या करेंगे, 2 अटेम्प्ट करेंगे। 4 में से आप यहाँ पर 2 अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और यहाँ हर नंबर आपका जो है वो 5 मार्क्स का होगा। 2 है तो 5 और 5 आपके यहाँ 10 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही 4 पार्ट्स होंगे आपके, जिसमें आप 2 पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे, और ये भी आपके पास 10 मार्क्स के ही होंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके पास एक तरह से सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा चेंज है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके पास सेक्शन बी में ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स हैं, जिसको ए और बी से रिप्रेजेंट किया गया है, ए बी, और यही दोनों पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई भी चॉइस नहीं है आपकी, और ये दोनों आपके पास, यानी पार्ट ए 5 मार्क्स का, पार्ट बी 5 मार्क्स का, टोटल यहाँ पर भी 10 मार्क्स आ जाएंगे। जिस तरह सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का है, इसी तरह सेक्शन बी भी टोटल 30 मार्क्स का हो जाएगा। 10, 10 और 10, 3 आपने यहाँ पर अटेम्प्ट करने, और क्वेश्चंस के अंदर यहाँ आपको चॉइस दी गई है। यहाँ आपके पास सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। जो आपके पास सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चंस का, उसके अंदर आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके आपके पास है 2 पार्ट्स, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 6 के भी ऐसे ही 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 7 के भी आपके पास 2 पार्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ आपको 3 जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपने 2 अटेम्प्ट करने। 3 में से आपने क्या कर लिया, 2 अटेम्प्ट कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है आपका वो कितने मार्क्स का है, वो यहाँ पर 15 मार्क्स का है। सही है, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, और इसके 2 पार्ट हैं, तो यानी एक पार्ट इसका कितने मार्क्स का हो गया, 7.5 का। 7.5 का एक मार्क्स, जो है पार्ट 7.5 का एक पार्ट, टोटल 15 हो गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि ये भी आपका 15 मार्क्स का ही होगा। सही है, ये आपका टोटल जो है वो पेपर पैटर्न है। चॉइसेस आपको पता चल गई हैं किस हिसाब से हैं। बाकी पेपर की तैयारी के लिए आपने क्या करना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है और असेसमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है वो रिवीजन कंप्लीट हो गया सेकंड सेमेस्टर का। ये आपकी लास्ट वीडियो थी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक क्लियरली। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।